हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट जो कि लिखा है फरीदा मैकफेडन ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 58। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेंडी। स्टेप 7। उस बास्टर्ड को मार डालना। वो रात जब डॉगलास कत्ल हुआ, लिफ्ट के गियर्स तकलीफ देह आवाजों के साथ चल रहे हैं। डॉगलास घर वापस आ गया है। यही वो लम्हा है, इसी के लिए हम इतने अरसे से काम कर रहे थे, पिछले कुछ महीनों से। मिली 1 घंटा पहले अपार्टमेंट से निकल गई थी, कांप रही थी, और उसने यकीनन अभी मेरे शौहर का कत्ल किया है। पुलिस उसे पूछगिछ करेगी, वो टूट जाएगी और मान लेगी कि उसने क्या किया। और मैंने ऐसे सबूत छोड़े हैं जो ये दिखाएंगे कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसका डॉगलास के साथ चक्कर चल रहा था। मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती। अब सिर्फ एक टुकड़ा बाकी है पजल का। हमें डॉगलास को असल में मारना होगा। रसल किचन में इंतजार कर रहा है, उस बंदूक को मजबूती से पकड़े हुए जो मिली ने अभी थोड़ी देर पहले चलाई थी, लेकिन इस दफा उसमें असल गोलियां हैं। वो तैयार है। लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और मैं हॉलवे में चली जाती हूँ अपने शौहर को आखिरी बार मिलने। मैं रुक जाती हूँ, उसकी सूरत देखकर हैरान हो जाती हूँ। पिछली दफा के मुकाबले में वो पतला लग रहा है और उसकी आंखों के नीचे काले हल्के हैं। कम से कम 2 दिन की दाढ़ी उसकी थोड़ी पर है। तुम बहुत आउटफुल लग रहे हो, मैं कह बैठती हूँ। डगलास तेज नजर उठाता है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा वेंडी। मेरा मतलब, मैं अपने चेहरे से बालों की लट हटाती हूँ। मैंने ध्यान से मेकअप हटा दिया था मिली के जाने के बाद। तुम थके हुए लगते हो। वो एक लंबी तकलीफ भरी आह भरता है। मैं दिन रात काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर के नए अपडेट पर, और फिर तुम मुझे कॉल करके रात के इस पहर बुलाती हो। क्या तुम लाए हो? डॉगलास अपना पुराना लेदर का ब्रीफ केस उठाता है जो हमेशा उसके साथ होता है। मैं तलाक के पेपर्स लाया हूँ। उम्मीद है तुम साइन करने के लिए तैयार हो। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उसे ये जानने की जरूरत नहीं। मैं डॉगलास को लिविंग रूम में ले जाती हूँ। मेरे जिस्म तनाव में आ जाता है, रसल के किचन से निकलकर मेरे शौहर को सीने में सीधा गोली मारने का इंतजार करते हुए। उसे ये काम फौरन करना चाहिए, जैसे ही हम रूम में एंटर करते हैं। उसे अभी करना चाहिए। डैम इट। डॉगलास बिना किसी रुकावट के सीधा हमारे सोफे तक पहुंच जाता है और मेरा आशिक उसे कत्ल नहीं करता। मुझे काफी मायूसी होती है। डॉगलास सोफे पर बैठता है और ब्रीफ केस कॉफी टेबल पर रख देता है। चलो इसे निपटा लें, वो धीरे से कहता है। लेकिन नहीं, अभी नहीं। मैंने उसे तलाक के पेपर साइन करने के लिए नहीं बुलाया। ये तो बिल्कुल उसके उलट है जिसके लिए मैंने उसे यहाँ बुलाया था। रसल तो अभी तक निकला ही नहीं। ना मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है, ना वो नजर आ रहा है। ये हो क्या रहा है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? मैं पूछती हूँ। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो मना कर देगा। तो मैं जल्दी से कहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। डॉगलास कुछ कहने ही लगता है, लेकिन मैं फौरन किचन की तरफ भागती हूँ, उसे तलाक के पेपर्स के साथ सोफे पर छोड़कर। मैं अभी बिल्कुल गुस्से में हूँ। अब तक सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ है। सिर्फ एक काम बाकी है। रसेल को डॉगलास को मारना होगा। लेकिन जब मैं किचन में पहुंचती हूँ, रसेल कोने में डर कर छुपा होता है। बंदूक काउंटर पर रखी है और वो पैनिक में लगता है। उसके हाथ लेदर के दस्तानों में है। सांस तेज चल रही है और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। रसेल, मैं गुस्से से चीखती हूँ। क्या बकवास है, इंतजार किस बात का है? वो शुरू से ही मुश्किल में था। मिली के आने से पहले भी वो काफी बार पीछे हटने की धमकी दे चुका था, कंसर्न्स की लंबी लिस्ट सुनाते हुए। क्या ये सेफ है कि किसी को ब्लैंक से गोली मारी जाए? क्या ब्रैंडन ली की मौत इसी वजह से नहीं हुई थी? अगर असली गोली चली तो क्या होगा? आखिर में मैं उसे मनाने में कामयाब हो गई थी कि वो सीन करे जहां वो मुझे गला घोंट कर मारता है। जब मिली ने ब्लैंक से उस पर गोली चलाई और वो नहीं मरा, हम समझे सब ठीक जा रहा है। मुश्किल पार्ट खत्म हो गया। लेकिन अब तो लगता है वो सांस लेना भूल गया है। मैं नहीं कर सकता। वो हिचकिचाता है। उसके माथे से पसीना बह रहा है और उसकी दोनों भवें आपस में मिल गई हैं। मैं उसे गोली नहीं मार सकता वेंडी। प्लीज मुझे मजबूर मत करो। क्या वो मजाक कर रहा है? हमने इस प्लान पर महीनों काम किया है। हर चीज इतनी एहतियात से प्लान की गई थी। हमेशा पिछले दरवाजे से आना, सीन को बिल्कुल सही तरीके से सेट करना।
मैं अपार्टमेंट छोड़ती भी मुश्किल से हूँ ताकि मिली से टकराने का कोई चांस ना हो। इसलिए मैंने सारी एनर्जी इस बात पर लगा दी कि सब कुछ ऐसे लगे जैसे डॉगलास अभी भी यहाँ रह रहा है। मैंने मर्दों के कपड़े तक खरीद लिए जो मिली धो सकती है। हालांकि पहले दिन मैं बेवकूफ़ी से उन्हें अनफोल्ड करना भूल गई थी। मुझे पूरा यकीन है कि उसने सोचा होगा कि हम सब पागल हैं जो डर्टी लॉन्ड्री को तय करके भेजते हैं। मैंने इस प्लान पर इतना वक्त और एनर्जी लगाई है और अब वो रसल सब कुछ तबाह करने जा रहा है। तुम बिल्कुल ही पागल हो, मैं दांतों को भींचते हुए कहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यही तो प्लान था शुरू से। इसी तरह हम सब कुछ हासिल करने वाले थे। मैं ये नहीं चाहता। उसकी आवाज़ हल्की और घबराई हुई होती है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हम रह सकते हैं। वो किचन क्रॉस करके आता है और मेरी कमर में हाथ डालने की कोशिश करता है। सुनो, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तुम डगलास को छोड़ दो, मैं मैरी बेथ को छोड़ देता हूँ और हम दोनों साथ रह सकते हैं। हमें उसे मारने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हमने उसे नहीं मारा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं उसकी बाहों से निकल जाती हूँ, गुस्से से भरपूर। मुझे लगा था रसेल भी वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है। अगर चाहता होता तो डॉगलास के सीने में अब तक गोली लग चुकी होती। यही एक रास्ता है रसेल। मैं नहीं कर सकता। वो अब रोती सी आवाज में कह रहा होता है। मैं डॉगलास को नहीं मार सकता वेंडी। प्लीज मुझे मजबूर मत करो, प्लीज। ओह गॉड। मैं काफी देर से किचन में हूँ। डॉगलास अब सोच रहा होगा कि मुझे इतनी देर क्यों लग रही है, या वो खुद देखने आ जाए, या रसेल के पैनिक को सुन ले। मेरे पास वक्त नहीं कि रसेल को फिर से हिम्मत दिलाऊं। अब मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। मैं सिंक के नीचे से वो डिस्पोजल रबर ग्लव्स उठाती हूँ जो मिली इस्तेमाल करती थी जब किचन साफ करती थी। उन्हें हाथों में पहनती हूँ। फिर एक गिलास पानी डगलास के लिए डालती हूँ। मैं बंदूक उठाती हूँ। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसे अपने कार्डिगन की लार्ज पॉकेट में डाल देती हूँ और वो फिट हो जाता है, जैसे मुझे पहले से पता था कि मुझे ये करना पड़ेगा। जब मैं वापस लिविंग रूम में जाती हूँ, डॉगलास सोफा पर बैठा होता है। तलाक के पेपर्स के ढेर में से कुछ पेपर्स देख रहा होता है। वो काफी अरसे से मुझे कह रहा था कि मैं इन पर साइन कर दूं, और मैं हर बार मना करती थी। मुझे पता था अगर मैं साइन करने के लिए मान जाऊंगी तो वो यहाँ जरूर आएगा। मैं अपने एक हाथ से कार्डिगन की पॉकेट में बंदूक महसूस करती हूँ। ये भारी है, कपड़े को हल्का सा खींच रही है। अब इंतजार करने की कोई वजह नहीं बनती। मैं अभी निकाल कर उसे गोली मार सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ये काम उसके बिल्कुल सामने करना है, ताकि ऐसे लगे कि मिली ने उसे सामने से गोली मारी हो। और सच तो ये है कि मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ जब मैं ये करूँगी, ताकि उसे समझ आए कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसने मेरी हर चीज़ छीन लेने की कोशिश की, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। अब उससे वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। मैं जल्दी से पानी का गिलास टेबल पर रख देती हूँ, इससे पहले कि वो नोटिस करे कि मैंने रबर ग्लव्स पहने हैं। फिर अपने हाथ वापस पॉकेट में डाल लेती हूँ। मिली ने ये डिशेस रखी थी, तो उसके फिंगरप्रिंट्स ग्लास पर होंगे। सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ कहीं एक पेन होगा। डॉगलास पुराने ब्रीफकेस में कुछ ढूंढते हुए बोलता है। कुछ देर बाद वो एक बॉल पॉइंट पेन निकालता है। मिल गया। ठीक है। मेरा हाथ अभी भी रिवॉल्वर की गिर्द लिपटा हुआ है पॉकेट में। जैसा तुमने कहा, चलो इसे खत्म करते हैं। डॉगलास पेपर्स मेरी तरफ बढ़ाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। उसके कंधे झुक जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस तरह हो, वेंडी। मैं उसे गुस्से से देखती हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरा मतलब, वो तलाक के पेपर्स कॉफी टेबल पर फेंक देता है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ वेंडी। मैं तलाक नहीं चाहता। इस सोच ने मुझे बीमार कर दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ। मैं सब कुछ दोबारा शुरू करना चाहता हूँ, सिर्फ हम दोनों। उसके चेहरे पर उम्मीद है। सच कहूँ तो ये सोच इंटरेस्टिंग है। चाहे जितनी प्लानिंग की हो, कोई गारंटी नहीं कि रसेल और मैं कत्ल करके बच निकलेंगे। मेरा पहला प्लान तो ये था कि जिंदगी डॉगलास के साथ गुजारूं। और हाँ, वो मेरे स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरा, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास इतनी ज़्यादा दौलत होगी कि बयान नहीं की जा सकती। अगर पैसा हो तो किसी के साथ भी खुशी से रहा जा सकता है, शायद, मैं कहती हूँ। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और उसकी आंखों के नीचे के पर्पल सर्कल्स थोड़े हल्के लगते हैं। मैं वाकई चाहता हूँ कि सब कुछ दोबारा शुरू हो। किस तरह से? सबसे पहले, मैं ये सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। वो हमारे स्पेशियस अपार्टमेंट के इर्द गिर्द देखता है। हमें ना ये इतना बड़ा फ्लैट चाहिए
اور نہ ہی وہ بڑا گھر جو لانگ آئلینڈ پر ہے، صرف ہم دونوں کے لیے۔ اتنی ساری دولت نے ہماری شادی کے بیچ میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے۔ میں نے جوہی سے بات کی ہے کہ اپنے زیادہ تر پیسے سے ایک چیریٹی فاؤنڈیشن شروع کریں، خاص کر جب ہم بچے بھی نہیں چاہتے تو ہم اس پیسے سے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ خدا گواہ ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، شاید تم بھی اس فاؤنڈیشن کا حصہ بن سکتی ہو، ہم مل کر کام کر سکتے ہیں۔ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں یہ سب چاہتی ہوں؟ ڈگلاس، میں یہ نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی ویسی ہی ہو جائے جیسے پہلے تھی۔ لیکن تم پہلے بھی تو خوش نہیں تھی۔ اس کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، ہم دونوں بالکل الگ ہو گئے تھے۔ میں دانتوں کو بھیجتے ہوئے کہتی ہوں، تو تمہیں لگتا ہے کہ غریب ہونے سے ہم خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رگڑتا ہے۔ دیکھو، ہم غریب نہیں ہوں گے، بس اب بلینئر نہیں رہیں گے، اور مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ جیسے میں نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے ہی کیوں۔ مجھے تو اس پیسے کی ضرورت ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اور ڈگلاس کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ دوسری لڑکیاں تم پر ہنس رہی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا تمہارا کوٹ کچرے کے ڈبے سے ملا ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں جھیلا کہ تمہارا باپ کمر دکھنے کی وجہ سے ڈسیبلٹی پر چلا جائے اور وہ پیسے بجلی کا بل بھرنے کے لیے کافی نہ ہو۔ تو کبھی کبھی تمہیں اندھیرے میں فلیش لائٹ کے ساتھ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور تمہاری بہنیں اسے ایک ایڈونچر کہہ کر خوش ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایڈونچر نہیں ہوتا، یہ فقر و فاقت ہوتا ہے، غربت، کچھ بھی نہ ہونا۔ ڈگلاس یہ نہیں سمجھ سکتا، وہ کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ آج جب ہمارے پاس وہ پیسہ ہے جس کا میں سپنا دیکھتی تھی، جب میں ٹارچ کی روشنی میں اپنا ہوم ورک کرتی تھی، تو یہ سب پیسہ یہ بس یوں ہی دان کر دینا چاہتا ہے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں، ویسے ہی جیسے رسل نے میرے ساتھ ایکٹنگ کی تھی، لیکن اس دفعہ سچ میں۔ لیکن مجھے اس کا گلا گھونٹنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس بندوق ہے۔ میں بندوق نکالتی ہوں، اور حیرانی کی بات ہے کہ میرا ہاتھ بالکل نہیں کانپ رہا۔ میں اسے اپنے شوہر کے سینے کی طرف نشانہ بنا کر تھامتی ہوں۔ اس کی آنکھیں جو تھوڑی سی لال ہو چکی ہیں، ڈر سے بڑی ہو جاتی ہیں۔ اسے پتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا، لیکن یہ اتنا برا ہے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وینڈی، وہ ہلکی سی آواز میں کہتا ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے تم جانتے ہو، میں کہتی ہوں۔ وہ بندوق کے بیرل کو گھورتا ہے اور اپنا سر ہلاتا ہے۔ میں سمجھی تھی شاید وہ زندگی بھیک مانگے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ہار کا احساس تھا۔ کیا تم نے کبھی مجھ سے سچ میں محبت کی تھی؟ وہ آخر پوچھتا ہے۔ اس سوال کا سچ جواب اس کے دل توڑ دیتا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کے آخری لمحوں میں میں اسے پوری طرح توڑ دوں۔ تو بس میں کہہ دیتی ہوں، بات محبت کی نہیں ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں بندوق نہیں چلائی، لیکن ہمیشہ لگا کہ یہ کام مشکل نہیں ہوگا۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ رسل کرے گا یہ کام، لیکن وہ تو اب تک کچن کے کونے میں ڈر کے مارے چھپا ہوا ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری میری ہے۔ گولی کی آواز میری سوچ سے زیادہ تیز ہوتی ہے، ایک زبردست دھماکہ جو گولی چلانے کے بعد بھی کمرے میں گونجتا رہتا ہے۔ اس کی طاقت میرے ہاتھوں سے گزرتی ہے، میرے شولڈر تک جاتی ہے اور میری گردن اور سر کو جھٹکا دیتی ہے، لیکن میں اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہوں۔ گولی سیدھا ڈگلاس کے سینے میں لگتی ہے۔ پہلی بار کے لیے یہ کافی اچھا شاٹ تھا۔ اس کی موت سے 1 یا 2 سیکنڈ پہلے وہ اپنی سفید شرٹ پر پھیلتے ہوئے خون کو دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ کاؤچ پر گر جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی رہتی ہیں اور ساکٹ میں الٹی ہو جاتی ہیں۔ اس کا سینہ ہلنا بند ہو جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں دھیرے سے کہتی ہوں۔ واقعی کاش ہم سب کچھ ٹھیک کر سکتے۔ میرے کان ابھی تک گونج رہے ہیں جب رسل بھاگتے ہوئے باہر آتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور میں صرف یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ کہیں وہ الٹی نہ کر دے، کیونکہ اگر پولیس آئے تو یہ سب کچھ بگڑ جائے گا۔ تم نے کر دیا؟ وہ ہچکچاتا ہے۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ تم نے واقعی کر دیا۔ کیا؟ میں صوفے سے اٹھتی ہوں اور بندوق کافی ٹیبل پر رکھ دیتی ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے ربڑ گلوز اتار دیتی ہوں۔ اور اگر تم جیل نہیں جانا چاہتے تو بہتر ہوگا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ رسل کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی سانسوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم سب کچھ ملی کے سر ڈال سکتی ہو؟ بس دیکھتے جاؤ، میں کہتی ہوں۔